हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। भाई हमने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से कर लिया है। अब हमने एनसीईआरटी रिव्यू थॉरली स्टडी कर लिया है। हमने उसकी टेबल्स देख ली है, एक्सेप्शन देख लिए, फॉर्मूलाज देख लिए हैं, सब चीज़ देख ली है। बस एक चीज़ बचती है कि जो एनसीईआरटी में सर ग्राफ्स दे रखे हैं, तो आप ही ने कहा था कि सर एनसीईआरटी के ग्राफ्स करवा दीजिए, तो ये लीजिए आपका वीडियो आज आपके लिए है। क्या है देखिए, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हमसे 2 से 3 सवाल तो पूछे जाएंगे, ये सर्टेन है। और देखिए नीट 2024 की बात करूं, 25 की बात करूं, तो ग्राफिकल क्वेश्चन आए थे और वो एनसीईआरटी से ही आए थे, इसीलिए हमें ग्राफ देखने ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को देखना। तो देखिए बेटा, पहला ही ग्राफ अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। और पहला ही ग्राफ आपसे ये पूछा गया था, कब ये पूछा गया था आपसे? नीट 2024 में। कब? नीट 2024 में आपसे ये ग्राफ पूछा गया था। ठीक है, तो ग्राफ क्या कहना चाहता है देखिए, बोलता है एक इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ है। किसका? वेवलेंथ और इंटेंसिटी का ग्राफ है। इसका मतलब जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो आपका लैम्डा मैक्स क्या होता रहता है? लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होती रहती है। एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट है पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे तो आपको पता चलेगा हमने करा क्या है। ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमने बेटा इसमें ये किया है कि आपने एक आयरन का रॉड लिया है। क्या लिया है? एक आयरन का रॉड लिया। और अच्छे से बनाते हैं इसको। आपने इसमें एक आयरन का बार लिया है, आपने इस बार पे लगाई है आग, और टेम्परेचर को, आग लगाने की मतलब टेम्परेचर हम हल्का हल्का इंक्रीज कर रहे हैं। और आपने इसमें नोट किए हैं कलर चेंजेस। क्या चेंजेस नोट किए हैं? कलर चेंजेस नोट किए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जो आपको कलर ऑब्जर्व होंगे बहुत ही सिंपल कलर्स, जैसे कि कुछ लाल, मतलब हल्का सा आप बोलूं तो हल्का सा ऑरेंज टाइप का, इस टाइप के कलर्स यूज होंगे। फिर आपको लाल रंग भी आएगा। क्या आएगा? आपको लाल रंग भी दिखाई देगा। बीच में आपको, आप इसे इतना गर्म कर देंगे, आपको फिर ये बीच में व्हाइटिश भी नजर आएगा। कैसा? व्हाइटिश। और अल्टीमेटली जब ये फिनिश होगा तो आपके पास ब्लू कलर का ये आपको मटेरियल दिखेगा। यानी कि इसमें ये सारे कलर आपको दिखते हैं जैसे जैसे आप इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, आपको एक चीज इसमें नोट करनी है, नोट ये करना है कि ग्रीन कलर इज नॉट ऑब्जर्व्ड। कौन सा? ग्रीन कलर इज नॉट ऑब्जर्व्ड। तो एक एमसीक्यू का क्वेश्चन भी हो गया भाई कि आपको इसमें ग्रीन कलर ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके का है कि जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या करा आपने? देखो टेम्परेचर बढ़ाया, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो जो T1 था ग्राफ पहले ये था, उसका देखो क्या था? उसका लैम्डा की वैल्यू क्या थी? लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा थी। हाँ देखो, जब हमारा टेम्परेचर कम था तो आपका रेड कलर ऑब्जर्व हो रहा था, और इसकी लैम्डा मैक्स क्या थी? इसकी लैम्डा मैक्स हाई थी। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमारा ब्लू कलर आया। कैसा कलर आया? ब्लू कलर आया। इसका लैम्डा मैक्स कम, क्या हो गया? इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो चुकी है। क्या हो चुकी है? लैम्डा मैक्स की वैल्यू गिर चुकी है। पहले वैल्यू कुछ यहां पे थी और अब जो वैल्यू है वो कुछ यहां पे है। आपको एक चीज यहां पे पता लगानी होगी। देखिए एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया था। हाँ, एक ग्राफ में करेक्शन ये हो सकता था, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया करेक्शन, मैं कर देता हूं आपके लिए, कि अगर ये लाल रंग का हो जाता कुछ ऐसा, चलो मैं ऐसे बना देता हूं, अगर ये बेटा लाल रंग का हो जाता और ये ब्लू कलर का हो जाता तो और अच्छा होता, तो एक बेटर सिचुएशन हमारे सामने हो जाती। तो हमने एनसीईआरटी को करेक्ट भी कर दिया है। एनसीईआरटी ने ये नहीं बोला था, उन्होंने नहीं बोला है कि ये जो कलर है, जो ग्राफ है वो कलर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि रेड रेड कलर को रिप्रेजेंट कर, उन्होंने नहीं किया ऐसा, लेकिन हम कर देते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। तो ये रेड रेड कलर को ही इस टाइम पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ब्लू वाला जो कलर है वो शो होने लगता है, यानी कि आपका लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और एक और बात, क्या? एक और बात, एक चीज और हुई है कि आपकी इंटेंसिटी, जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, आपकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर चुकी है। ये एक्चुअली किस पे बेस्ड है? अब पहले हम लोग इसे पढ़ाते थे, अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये स्टीफेंस लॉ पे बेस्ड है बेटा। किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन स्टीफेंस लॉ। किस पे बेस्ड है? ये स्टीफेंस लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल इस पे पूछा जा सकता है। जो सवाल पूछा गया था वो भी कुछ ऐसा ही था कि बताइए कि लैम्डा की वैल्यू कहां पे ज्यादा होगी, और टेम्परेचर, इनफैक्ट हमसे रिलेशन पूछा गया था कि T2 दे दिया था और T1 दे दिया था, और पूछा था कि बताइए T2 ग्रेटर है या फिर T1 ग्रेटर देन T2 है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए
दूसरा ग्राफ देखते हैं बेटा, ये भी आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, आइए पहले कॉन्सेप्ट को जानते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके के है कि मान लीजिए आपके पास एक बीच में एक सेंट्रल न्यूक्लियस है। क्या है ये? एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के बगल में क्या होता है, न्यूक्लियस से हमारा 1s स्टार्ट हो जाता है। क्या वो स्टार्ट हो जाता है? 1s ऑर्बिटल अपन का स्टार्ट हो जाता है। तो मान लीजिए बेटा ये 1s है, दिस इज 1s, ठीक है, ये आपका हो गया 1s। 1s के बाद 2s अगर हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? 2 हम बनाएंगे, 2s बनाएंगे हम कुछ इस तरीके से, ये हमारा बनेगा 2s, ये हमारा बन चुका है 2s। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डुअलिटी ऑफ मैटर, कि हमारा अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट्स में इलेक्ट्रॉन बनाया तो इसका वेव नेचर होगा। अगर बेटा इसका कुछ वेव नेचर होगा तो इसके वेव नेचर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं शाय से। किससे रिप्रेजेंट करता हूं? इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? शाय से, शाय से। तो शाय यानी कि ए साइन ओमेगा टी, ऐसे ही लिखा जाता है, शाय इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ऐसा ही लिखा जाता है बिल्कुल, और ऐसे ही लिखना है, यानी कि एक वेव नेचर को शो कर रहा है। मान लीजिए ये मेरी 1s थी और ये मेरी 2s सबशेल थी, सपोज फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ बोल रहा हूं। तो देखिए कैसे बोलते हैं, मैं बोलता हूं कि अगर मैं 1s के लिए ग्राफ बना रहा हूं, अगर मैं ग्राफ किसके लिए बना रहा हूं, ये ग्राफ मैंने बनाया बेटा 1s के लिए। किसके लिए बनाया? ग्राफ बनाया 1s के लिए। तो जो वेव रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से आता है, दिस इज द वेव रिप्रेजेंटेशन फॉर 1s। ध्यान रखिए किसके बीच में ग्राफ? शाय और आर के बीच में है, यानी कि ये रेडियस न्यूक्लियस, यानी कि जब 0 था तब ये शाय की वैल्यू मैक्सिमम थी और ये कम होता रहता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और शाय स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो शाय स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। शाय स्क्वायर क्या है? शाय को स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। क्या? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ही शाय स्क्वायर है। अब देखिए कमाल की बात, इस पे वापस आते हैं। आप इस न्यूक्लियस के पास थे, आप जैसे ही इससे दूर जाएंगे, यानी कि इसके पास आपके पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जैसे ही आप इससे दूर जाते रहेंगे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती रहेगी। यानी कि 1s का अगर आप शाय स्क्वायर का ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए कि आप जब न्यूक्लियस के पास थे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन मिलने की, और वो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल रिड्यूस हो रही है। इट इज ऑलमोस्ट बिकमिंग जीरो, बट जीरो वो सिर्फ एक पॉइंट पे होगी। कब होगी? देखिए 1s पे वो कभी जीरो नहीं होगी। वो जीरो कहां पे होगी? जब आप इस 1s को क्रॉस कर देंगे आपके पास एक डार्क रीजन आएगा। क्या आएगा? एक डार्क रीजन आएगा। ये रीजन क्या कहलाएगा? ये रीजन बेटा आपका कहलाएगा नोड। क्या कहलाएगा? इट विल बी नोन एज नोड। ये आपका जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, दिस रीजन विल बी नोन एज नोड। जैसे कि आप 1s से 2s की तरफ जाते हैं तो आपको एक नोड का रीजन मिलना चाहिए। आइए उसे ग्राफिकली भी देखते हैं। पहले तो हमने सिर्फ क्या किया? पहले तो हमने सिर्फ इसको 2s के लिए क्या करा हमने? 2s के लिए शाय और शाय और आर का रिप्रेजेंटेशन देखा किस तरीके से होता है। ध्यान रखिएगा सारे ग्राफ में बेटा जीरो नीचे है, देखिए जीरो यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है, यानी कि एक्सेस पे ही है। यहां पे ध्यान रखिएगा जीरो कुछ ऐसा है, यानी कि अगर मैं इसे लेमन लैंग्वेज में यानी कि नॉर्मल तरीके से अगर इसे बनाऊं तो ग्राफ कुछ ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ ग्राफ बनता है। ये जीरो है, जीरो है, तो सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है दोनों में। लेकिन कमाल की बात, अगर बेटा मैं शाय स्क्वायर बनाऊं तो ध्यान रखना शाय स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव हो भी रहा था तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? उसका पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी पहले क्या होती रही? पहले इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी देखिए इसको, ये डिक्रीज, यहां पे सबसे मैक्सिमम थी न्यूक्लियस के पास, फिर ये डिक्रीज होती रही, डिक्रीज होती रही, डिक्रीज होती रही, तो ये हमें 1s चल रहा है। फिर आया एक रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बिल्कुल जीरो है। ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेटा आपका नोड का रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका? एक नोड का रीजन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यू विल एब्सोल्युटली रिमेंबर दिस। उसके बाद ग्राफ नॉर्मली क्या होगा? फिर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी और फिर वो डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो दो ग्राफ आपके सिलेबस में है, 1s और 2s का। सपोज अब आपसे कोई, अब आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए अगर आपसे कोई 3s का शाय स्क्वायर का ग्राफ पूछ ले तो आप कैसे बनाएंगे? आप बोलेंगे कि देखिए इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी पहले मैक्सिमम थी, फिर एक नोड का रीजन आया, फिर 2s आया, फिर एक नोड का रीजन आया और फिर 3s आ गया। तो देखिए आपको जैसे 3s में मिलेगा, 3s में आपको दो नोड मिलेंगे। कैसे नोड है? ये रेडियल नोड्स हैं। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है बेटा रेडियल नोड का कितना? रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n - n - 1 दैट इज 3 - 0 - 1 दैट इज 2।
देखो ग्राफिकली भी 2 आ रहा है, बाय फॉर्मूला भी ये 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो यू विल रिमेंबर दिस, ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, चलिए पीरियोडिसिटी चैप्टर से भी कुछ ग्राफ देख लेते हैं। पहला ही ग्राफ देखो किस चीज का है, आपका है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस विद एटॉमिक नंबर। एटॉमिक रेडियस का एटॉमिक नंबर के साथ आपको वेरिएशन देना है। बस कैसे देखना है, आपको अक्रॉस द पीरियड देखना है, और सेकंड पीरियड की हम बात करेंगे कैसे देखना है, आपको अक्रॉस द पीरियड देखना है। पहले ये देखने से पहले मैं नॉर्मली देख लेता हूं कि साइज का ट्रेंड एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए बात करें बेटा एटॉमिक साइज की। तो देखिए बात करूं अगर मैं एटॉमिक साइज की, तो बात कुछ ऐसी है कि एटॉमिक साइज रेडियस किस पे डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z इफेक्टिव, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z इफेक्टिव, एंड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अच्छा ये तो हो गया z इफेक्टिव एंड एक सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z इफेक्टिव एंड इट इज डायरेक्ट, एक सेकेंड नहीं एक गलती होगी यहाँ पे, z डायरेक्ट नहीं इनवर्सली, इनवर्सली यानी कि z इफेक्टिव अगर ज्यादा है, z इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। ठीक है, एंड रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि जब आप अक्रॉस द, अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं तो अक्रॉस द पीरियड अगर आप जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड आप जाते हैं तो आपका एटॉमिक साइज क्या करता है, आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, और आप ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज करता है। तो यू विल रिमेंबर दिस एब्सोल्युटली। ये ट्रेंड हर जगह फॉलो होता है, फॉलोड एवरीवेयर। बस थोड़ा सा 3D में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो हम इसी ग्राफिकली देखेंगे क्या दिक्कत आती है। एक जगह एक पीरियड में एक ग्रुप में और प्रॉब्लम है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, आपके लिए सवाल ये है कि कौन से ग्रुप में मैक्सिमम वेरिएशंस, मुझे मैक्सिमम वेरिएशंस इन एटॉमिक साइज में आपको मैक्सिमम वेरिएशंस कौन से ग्रुप में मिलते हैं, विच ग्रुप, बताइए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैक्सिमम वेरिएशंस आपको किस ग्रुप में मिलेंगे। देखते हैं आपका क्या आंसर है। ठीक है, चलिए बात करें सेकंड ग्रुप की, पहले बात करते हैं। ये आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेकंड ग्रुप है। तो देखो नॉर्मली क्या कर रहा है, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करना चाहिए था, लिखा मैंने आपको अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है। तो क्या ये डिक्रीज कर रहा है, हाँ डिक्रीज कर रहा है। तो कुछ भी खास बात नहीं है इस ग्राफ में, नॉर्मली डिक्रीजिंग ग्राफ ही है, उससे ज्यादा और कुछ भी खास बात इसमें नहीं है। आइए इसको मैं रिप्रेजेंट करूं अगर इस तरीके से, देखिए पहली बात तो अक्रॉस, अच्छा ये किस चीज का ग्राफ है, विद एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। पहली बात तो ये देखिए ऊपर से नीचे क्या करना चाहिए, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करना चाहिए। आपको पहले ये चीज नोटिस करनी है, यानी कि आप लिथियम से सीजियम तक जाएंगे तो देखिए एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। आप फ्लोरीन से आयोडीन तक जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। देखिए पहले आता है लिथियम और सेम पीरियड में फिर आता है फ्लोरीन, तो क्या ये डिक्रीज कर रहा है, एब्सोल्युटली डिक्रीज कर रहा है। सोडियम थर्ड पीरियड में सबसे पहले आता है और क्लोरीन फिर लास्ट में आता है, और क्लोरीन का साइज कम है सोडियम से। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि कुछ भी एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है दोनों ही ग्राफ में, लेकिन आप याद करके जाएंगे, कहीं आपको ऐसा ना लगे एग्जामिनेशन में कि कुछ तो वेरिएशन होना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है तो कुछ एक्सेप्शन तो होना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। नॉर्मल ग्राफ है दोनों में, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, एब्सोल्युटली ट्रू है ये वाली बात। ठीक है जी, अगला करते हैं। देखिए ये ग्राफ है आपका बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज का, किसका, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज का। आपको एक और ग्राफ दे रखा है। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी के आपको थोड़ा सा पहले एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाए जरा आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमने क्या पढ़ा है, इसका ट्रेंड की बात करते हैं, क्या होती है, क्या डेफिनेशन है, वो बात की बात। अब सीधा हमें काम की बात करनी है। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। यानी कि अगर साइज छोटा है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा आपको वो लगानी पड़ती है। यानी कि अगर आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं बेटा, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज कर जाती है, और ऊपर से नीचे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, ये चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी इसका मतलब आप उस एटम को उतने आसानी से आयनाइज कर सकते हैं। सो इट इज इजीली रिएक्टिव, यानी कि लेस इज द आयनाइजेशन एनर्जी, लेस इज द आयनाइजेशन एनर्जी, फिर आप क्या बोलेंगे, इजीली, इजीली आयनाइजेबल एटम, आयनाइजेबल
एटम, और इसका मतलब ये है कि इट इज व्हाट, इट इज मोर रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो इस तरीके से बिल्कुल रेगुलर नहीं, वो और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। वो आपके पेनिट्रेशन पावर पे डिपेंड करता है, वो आपके हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो हम सिर्फ ग्राफ को देख लेते हैं। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली बात कि आपका बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, इट इज एब्सोल्युटली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब जब भी आपको ऐसी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी, बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलेगी, और आपको वही मिलता है हर एक पीरियड में। जो आपका नोबल गैस है उनकी मैक्सिमम, उनकी क्या है, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी है। और जो सबसे पहले आ रहे हैं जैसे कि एल्कली मेटल्स जिनका साइज क्या है, इनका साइज सबसे बड़ा है अपने पीरियड में, क्या है फिर, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है बहुत कम। इसीलिए सीजियम को आप इजीली सीजियम प्लस बना सकते हैं। ये फोटो किस में यूज होता है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छे से दिखाता है, ठीक है, सोलर सेल्स में यूज किया जाता है सीजियम। तो आपको बस ग्राफ को इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, इस ग्राफ में ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये जो वेरिएशंस है, क्या है ये, वेरिएशंस है, एक्सेप्शनल बिहेवियर है। इसको कैसे समझेंगे, इसको समझेंगे अगले ग्राफ के थ्रू। देखिए ये है वो ग्राफ, फर्स्ट पीरियड का ग्राफ, क्या फर्स्ट नहीं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकंड पीरियड का ग्राफ ही आपको दे रखा है। देखिए किसका, सेकंड पीरियड का ग्राफ आपको दे रखा है। देखिए नॉर्मली हमें पता है अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज, यानी कि ये ग्राफ बेटा कुछ ऐसा होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था, ये ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर नजर आया। कहां पे आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर नजर आया, एक पॉइंट है एक्सेप्शनल बिहेवियर आने का, ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी, एक ये वाला पॉइंट है, और दूसरा जो आपको नजर आया वो कुछ यहां पे नजर आया। ये दो जगह पे आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर नजर आ रहा है, ठीक है। पहले बात करते हैं बेरिलियम और बोरॉन की। देखिए बेरिलियम और बोरॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखनी पड़ेगी। देखिए बेरिलियम के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज 1s2 एंड 2s2, और बेरिलियम के जो है बेटा क्या है, इट इज 1s2 2s2 एंड 2p1। ध्यान से देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये 2s2 पे है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मुझे कहां से निकालना है, 2s2 से निकालना है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन मुझे 2p1 से निकालना है। तो देखिए एक तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ऊपर से ये क्या है, इट इज मोर पेनिट्रेटेड। क्या है ये, मोर पेनिट्रेटेड, यानी कि पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है किसकी, एस सेक्शन की, यानी कि एस इलेक्ट्रॉन की जो पेनिट्रेशन है वो ज्यादा है, तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसीलिए बेरिलियम की एनर्जी बोरॉन से ज्यादा आती है, ठीक है। सिमिलरली मैं देखूंगा नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का केस भी। नाइट्रोजन देखिए अटोमिक नंबर 7 बेटा, इट इज 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है। एंड दूसरा आपके पास है ऑक्सीजन 8, इट इज 1s2 2s2 एंड एक सेकेंड 2p3 भी लिखा है, इट इज 2p3 एंड इट इज 2p4। ध्यान रखिएगा इसमें 2p4 बेटा कुछ इस तरीके से होगा। देखिए 2p4 will be something like this, 1 2 3 and fourth electron will be like this, whereas 2p3 कैसा होगा, 2p3 तो कुछ इस तरीके से आना चाहिए 1 2 3। तो आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि यहां पे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो कि एक स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी से आप चीजों को रिमूव कर रहे हैं। दूसरा यहां पे क्या है, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वहां पे हल्का सा रिपल्शन है, और यहां पे कोई भी रिपल्शन नहीं है, तो आप इसको इजीली बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी के साथ बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए जो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो नाइट्रोजन से कम आती है। तो ये वाला ग्राफ भी आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेन हो चुका है। ये जो पॉइंट्स हैं इसी ग्राफ में वो इस तरीके से दे रखे हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं, इस तरीके से इसमें दिए जाते हैं। कर लेंगे दोनों ग्राफ, ठीक है। अब देखिए इस वाले ग्राफ को देखिए, क्या है, डेल्टा एच ऑफ एल्कली मेटल्स एज अ फंक्शन ऑफ जेड। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ही देखनी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ही देखनी है विद एटॉमिक नंबर के साथ वेरिएशन। ऊपर से नीचे पता है हमें आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, ये कम होती रहती है, और यही तो लिखा है। ये आपको बेटा फर्स्ट ग्रुप लिखा है, किसका है ये आपको फर्स्ट ग्रुप के लिए है। किसके लिए है, फर्स्ट ग्रुप के लिए है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे कम होती। क्यों कम होती, क्योंकि हमारा जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से वो कम होता रह रहा है।
तो आप उस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल सकते हैं, तो इसीलिए इट इज डिक्रीजिंग, इसमें कोई भी एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है। ये बात आई आपको समझ में? ठीक है, अगर आया समझ में तो वेरी वेल। अगला करते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग से कुछ ग्राफ्स। देखिए केमिकल बॉन्डिंग में जो ग्राफ है, ये ग्राफ आप कभी भी आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ लेते हैं। ये जो बॉन्ड है, ये जो ग्राफ है, ये आपको शो करता है कि व्हाई डज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म, केमिकल बॉन्ड एक्चुअली फॉर्म होता है क्या है और कैसे फॉर्म होता है, उसकी रीजनिंग क्या है। तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। उसको ऐसे बताया जाता है कि देखिए एटम पहले दूर दूर थे, तो उनकी जो एनर्जीज थी वो बहुत दूर थी, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी के थे। वो जैसे ही बेटा पास आते हैं, वो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जैसे ही उनका क्या होता है, वो कम होता रहता है, तो क्या होता है, उनकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है। कंबाइंड एनर्जी इज ऑलवेज लेस। आपने इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी जाना होगा कि सपोज ये एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, तो अगर ये कंबाइन होते हैं तो आप बोलते हो कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ऊपर हो सकता है इसका क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बात को आप जानते हैं। तो यानी कि अगर आपको बेटा लो एनर्जी, इट इज यूनिवर्सली ट्रू इन केमिस्ट्री एंड इन फिजिक्स ऑल्सो दैट लो एनर्जी ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट, लो एनर्जी ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू हाई स्टेबिलिटी। मैं आपको लिख देता हूं, लो एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इक्वल्स टू हाई स्टेबिलिटी। यानी कि अगर आपके पास एनर्जी कम है तो ऑब्वियसली आपके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इट इज यूनिवर्सली ट्रू। ठीक है जी। तो इसका मतलब आपका केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो क्यों, आपका केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, स्टेबिलिटी के लिए होती है। द अल्टीमेट रीजन इज स्टेबिलिटी। आपका केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स स्टेबल होना चाहते हैं। इनके पास बहुत ज्यादा हाई एनर्जी थी, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी थी, ये पास आए और ये स्टेबल बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, ये स्टेबल बन चुके हैं। इनके पास एनर्जी बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है। तो जैसे ये पास आते हैं इनकी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, और ये जो पार्ट होता है हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। क्या हो चुका है, यहाँ पे हमारा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है। इंपॉर्टेंट चीज जो मार्क करने वाली है वो है बॉन्ड एनर्जी। ये जो आपका नीचे जो ये लिखा है, दिस इज बॉन्ड एनर्जी। कितना है, 0 से बिल्कुल कम जो भी आ रहा है, दिस वैल्यू इज ऑफ बॉन्ड एनर्जी ओनली। आपकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बहुत ही सिंपल ग्राफ है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के कुछ ग्राफ। इसमें एक दो ही ग्राफ है, ज्यादा ग्राफ कुछ है नहीं। देखिए एक बहुत ही पॉपुलर ग्राफ है कि अगर आप किसी प्रोसेस को, इरिवर्सिबल प्रोसेस को n नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस बनने के करीब वो होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि किसी भी ग्राफ को थर्मोडायनेमिक्स में, चलिए इसके लिए मुझे थोड़ा सा और स्पेस चाहिए होगा, मुझे आपको इसको बेटर तरीके से समझाना है, तो एक काम करते हैं, आपको बेटर तरीके से समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी ग्राफ बनाइए। इनफैक्ट आप कभी भी किसी भी चीज का बेटा अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, सपोज ये एक पीवी ग्राफ है, तो ग्राफ बनाने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप उस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। क्या, आप उस प्रोसेस को देख पा रहे हैं, आप उसे फील कर, आपने कुछ मेजरमेंट की है तभी तो आपने ग्राफ बनाया है। यानी कि अगर मैं ऐसा कुछ प्रोसेस बनाऊं तो कैसा प्रोसेस कहलाएगा, क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ध्यान रखिए, आपके जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं बेटा वो होते हैं स्लो, और आपके जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो होते हैं फास्ट। तो ऑब्वियसली अगर आपने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया है तो आपने कुछ ऑब्जर्व करके बनाया है, और फास्ट चीज यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस एक स्टेप में होते हैं, आपको नहीं पता कि वो कितनी देर में हुआ है। तो यानी कि अगर आपने ग्राफ में प्लॉटिंग करी है, ये स्लो प्रोसेस में ही प्लॉटिंग करी होगी, तो ये ग्राफ किसका है, ये हमेशा एक किसका है, रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ रहेगा। तो सर क्या इसमें इरिवर्सिबल बना सकते हैं, मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं बना सकते भाई। अगर ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, तो मैं नहीं बता सकता कि इसमें इरिवर्सिबल क्या चीज है। लेकिन क्या है, हमने लोगों ने क्या करा है, हम लोग जुगाड़ू लोग हैं, हमने एक लूप होल ढूंढ लिया। हमने बोला देखिए ए से बी हम डायरेक्टली आ जाए तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो हम मान के चलते हैं, ये ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये सिंगल स्टेप है और ये कुछ इस तरीके से हुआ होगा। यानी कि हम ए से पहले यहां आए होंगे, हम पहले यहां पे आए होंगे, यहां पे इस जगह पे, और फिर हम यहां से यहां आए होंगे, यानी कि ये O मान लीजिए। तो AOC एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे AOC एक सिंगल स्टेप है, और A से C जो A से जो B, AOC नहीं AOB, और A से जो B है वो स्लो है, वो आराम से यानी कि n नंबर ऑफ स्टेप में हो रहा है। तो ध्यान रखिए AOB यहाँ पे आपका एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, और ये कैसे किसको सिग्निफाई करता है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस को सिग्निफाई करता है।
ठीक है। तो देखिए आपको ग्राफ दिया गया, ये किस चीज का ग्राफ है, ये आपका पीवी प्लॉट है वेयर प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। क्या है, ये एक आइसोथर्मल का ग्राफ है ड्यूरिंग कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब है आप वॉल्यूम कम कर रहे हैं, यानी कि ये ऊपर की साइड ये ग्राफ आ रहा है। कैसा आ रहा है, ये ग्राफ बेटा ऊपर की साइड है, यानी कि यहां से यहां की तरफ आप चीजों को कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं। इसी तरीके से ये कैसा होगा, अच्छा ये भी कंप्रेशन का ही ग्राफ है, लेकिन इसमें देखो क्या दिखाना चाह रहा है, वर्क डन ऑन द गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया। ये क्या दिखाना चाह रहा है, देखिए मैं इस ग्राफ को बेटर एक्सप्लेन करता हूं यहां से। मान लीजिए ये कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं, क्या इसकी बात करते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगर मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं पीवी ग्राफ में वर्क डन कैसे निकालता हूं, इट इज एरिया अंडर द ग्राफ। यानी कि अगर मैं इरिवर्सिबल की बात करूं, अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूं तो एरिया अंडर द ग्राफ कितना है, देखिए ये है मेरा एरिया अंडर द ग्राफ, दिस इज माय एरिया अंडर द ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर इतना सारा एरिया आ रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल की बात करूं तो सिर्फ एरिया अंडर द ग्राफ सिर्फ इतना पोर्शन है, सिर्फ इतना पोर्शन है। तो ध्यान रखिएगा आइसोथर्मल में वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल ज्यादा आ रहा है इन देन वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल। लेकिन ये किसके केस में है बेटा, ये एक्सपेंशन के केस में है, ये एक्सपेंशन के केस में है। किसके केस में है, ये एक्सपेंशन के केस में है। अगर सर कंप्रेशन का भी बता दीजिए, चलिए आपको मैं कंप्रेशन का भी बता देता हूं। कंप्रेशन होता तो कैसे होता, देखिए रिवर्सिबल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऐसा ही होता। लेकिन एक्सपेंशन में थोड़ा सा हम बोलते हैं कि हमने पहले क्या किया है, हमने पहले देखा है कि प्रेशर हमने पहले रिड्यूस किया है, यानी कि वो जाता कुछ ऐसा और फिर कुछ ऐसा, इस तरीके से। यानी कि है तो अभी भी मुझे ए से बी ही जाना है, और ए ओ सी यानी कि येलो कलर में जो पार्ट मार्क्ड है वो आपका हो जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ। तो बेटा इसमें एरिया अंडर द ग्राफ देखो येलो वाले का कितना है, ये इतना सारा है, दिस इज इट्स ग्राफ। और आपका जो ये वाला है ये कितना है, ये आपका इतना हो जाएगा। तो आपका कौन सा आपको ज्यादा नजर आ रहा है, ऑब्वियसली येलो पार्ट इज मोर। तो आप बोलोगे कि कंप्रेशन के केस में, इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल। कमाल की बात, ठीक है। अगर मैं इसमें एक चीज आपको और बताऊं कि देखिए अगर मैं क्या करूं इसमें छोटे छोटे स्टेप्स बना दूं, यानी कि देखो ये कैसा है, अगर मैं आपको और इसको जूम इन करूं तो मैंने बोला देखो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यस और नो, बिल्कुल सही बात है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस मैं ऐसे दिखाता हूं ग्राफ में। और ये भी क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी कि ऐसे प्रोसेसेस मैं अगर इनको मैं n नंबर ऑफ टाइम्स जोड़ दूं, ऐसे प्रोसेसेस को बेटा मैं n नंबर ऑफ टाइम्स जोड़ दूं, देखो मैंने ये प्रोसेस n नंबर ऑफ टाइम्स जोड़ दिया, ऐसे छोटे छोटे प्रोसेस मैंने n नंबर ऑफ टाइम्स जोड़ दिए, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे कुछ ऐसा प्रोसेस मिलता है, कुछ ऐसा नजर मुझे आता है, कुछ ऐसा नजर आता है, ऐसा कुछ ऐसा नजर आता है। तो यानी कि अगर आप n नंबर ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं तो आपको एक बिगर पिक्चर मिलती है कि शायद वो आपको एक रिवर्सिबल प्रोसेस के बराबर मिल जाए। यानी कि n नंबर ऑफ इरिवर्सिबल स्टेप्स आर एक्चुअली रिवर्सिबल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये छोटा सा ग्राफ भी दे रखा है। ठीक है, तो ये ग्राफ में इतनी इंफॉर्मेशन तो थी भी नहीं जितने मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अगला ग्राफ देखते हैं। एक बच्चा सा ग्राफ है, छोटा सा ग्राफ है, आपको बताता है किसके बारे में, ये आपको एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बता रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है भाई, जिसमें आपकी हीट इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व क्यों होती है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की हीट ज्यादा होती है, प्रोडक्ट आपका स्टेबल बना है। प्रोडक्ट अगर स्टेबल है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, तो बाकी हीट क्या हो जाएगी, इवॉल्व आउट हो जाएगी। आपको इस तरीके से बनाते हैं कि हीट ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे होती है और हीट ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे होती है। इस ग्राफ को बेटा कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है जो मैं आपके सामने अब बना रहा हूँ। तो दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। अगर मैं एक एंडोथर्मिक के लिए बनाऊं तो प्रोडक्ट की एनर्जी बेटा आपके लिए इसमें ज्यादा होती है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। तो एक्सो और एंडो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको एक्सो और एंडो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में, तो तब तक के लिए बिल्कुल बने रहिए, देखते रहिए कि किस तरीके से उसे करना है। ठीक है जी, चलिए इक्विलिब्रियम के कुछ ग्राफ्स डिस्कस करते हैं। पहला ही ग्राफ अटेनमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि केमिकल इक्विलिब्रियम किस तरीके से अटेन किया जाता है। देखिए कंसंट्रेशन और टाइम के बाद,
देखिए केमिकल अटेनमेंट, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से एक ग्राफिकली सवाल आता है। वो सवाल क्या, वो डेफिनेशन है एक्चुअली किसकी, केमिकल इक्विलिब्रियम की, कि हाउ इज केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है क्या। देखिए इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपके सामने बेटा ये है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम बेटा वाली कंडीशन है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि ये तो बिल्कुल मतलब इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए किसी बच्चे को। कोई आपसे इक्विलिब्रियम पूछे कि क्या है, तो ये है इक्विलिब्रियम जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। यानी कि कोई अगर बेटा ग्राफ की बात करे तो ग्राफ आपके लिए बहुत सिंपल होना चाहिए इसके लिए, कि मान लीजिए ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये एक बैकवर्ड रिएक्शन है। तो एक टाइम के बाद दोनों ही क्या हो जाएगा, दोनों का रेट सेम हो जाएगा, ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन हो जाएगी। ध्यान रखिए मैं रेट और टाइम के साथ ग्राफ बना रहा हूं, क्या है ये रेट, तो ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा एनी हाउ। लेकिन इक्विलिब्रियम में एक और डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है, ये तो बहुत सिंपल सा ग्राफ है, इसको मुझे देखने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ ये मुझे देखना है क्या, इक्विलिब्रियम की बेटा एक और डेफिनेशन होती है कि कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। क्या, कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट, कंसंट्रेशन आपका कांस्टेंट हो जाता है। ध्यान रखना मैंने कांस्टेंट बोला है, इक्वल नहीं बोला। इट मे और मे नॉट बी इक्वल, वो इक्वल हो भी सकता है, वो इक्वल नहीं भी हो सकता है, उसकी मर्जी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का आएगा। देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा अच्छे से, लेकिन मैं आपको एक बेटर ग्राफिकली बता सकता हूँ। कैसे बताऊंगा, देखिए कैसे हो सकता है, एक सेकेंड, हाँ देखिए, हाँ वो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो सकता है। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, 2 मिनट। अब ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन बेटा इक्वल भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, वो नहीं भी हो सकती है। यानी कि ऐसे भी हो सकता है। मैं किसके बीच में बना रहा हूं, मैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में बना रहा हूं। सपोज ब्लू आपका प्रोडक्ट है और येलो आपका क्या है, वो रिएक्टेंट है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो कुछ ऐसे भी हो सकता था। आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मुझे इक्वल से मतलब नहीं है, मुझे पता है कि एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जा रहा है, तो यहाँ के बाद कांस्टेंट हो जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये आपका रिप्रेजेंट कर रही हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को। ऐसे भी हो सकता था। अभी भी क्या है, ये सारे के सारे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबके सब ये कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंडीशन किसके, इक्विलिब्रियम की है। लेकिन अगर मैं रेट के टर्म्स में बात करूं तो सिर्फ एक ही कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, वो ये है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए बात करते हैं, कुछ और ग्राफ मुझे दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है कि इसका हेबर्स प्रोसेस का एक ग्राफ दे रखा है। हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, इस तरीके से कुछ ग्राफिकली कुछ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टार्टिंग में बेटा आपके पास क्या था, अमोनिया नहीं बना था, आपके पास N2 था। तो आप क्या करेंगे, N2 आपके पास कुछ था और फिर आपके पास हाइड्रोजन भी था, और स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक टाइम के बाद इन तीनों के कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट आपके इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। बस यही ये बताना चाहता है और इसके ऊपर और कुछ भी नहीं बताना चाहता। एक और चीज होती है, वो क्या है, वो है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट, डिकम्पोजिशन ऑफ HI। यानी कि आप लिखते हैं 2HI गिव्स H2 + I2, ऑल आर गैसेस, सबके सब इसमें गैसेस है। तो स्टार्टिंग में देखिए आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए चाहे। अच्छा बाय द वे इक्विलिब्रियम देखो, आप देखेंगे कि इसमें एक ग्राफ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी है, टाइम की डायरेक्शन देखिए। बोल रहा है कि यहां से भी आप टाइम को नाप सकते हैं और यहां से भी आप टाइम को नाप सकते हैं। ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है केमिकल इक्विलिब्रियम की, वो ये चीज है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या शो करता है ये शो करता है कि इक्विलिब्रियम can be attained by either side। इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से अटेन हो सकता है, राइट लेफ्ट जो मर्जी, ठीक है जी। किसी भी, वो रिएक्टेंट साइड से भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट साइड से भी अटेन किया जा सकता है। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। यानी कि अगर आप इसको ठीक से देखें, आपको जो रेड है, देखिए किसको, ये H2 और IT की कंसंट्रेशन है। मान लीजिए टाइम इक्वल्स टू 0 पे इनके पास हमारी मैक्सिमम कंसंट्रेशन थी, तो मुझे H नहीं मिला।
आपके पास एक कंडीशन आई जहां पे ये क्या होने लग गए, कांस्टेंट होने लगे। देखिए ये एक पर्टिकुलर टाइम होता है, यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये इस यहाँ पे देखेंगे आप, चाहे आप यहाँ से देखें या फिर यहाँ से देखें, दोनों में क्या है, आपके पास एक ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है जहां पे क्या है, आपकी दोनों की कंसंट्रेशन क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसके इंस्टेंटेनियस पे देखेंगे तो बिल्कुल आपको कांस्टेंट नजर आएगी दोनों में। स्टार्टिंग में आपके पास HI नहीं था, अगर आप यहां से देखें तो आपके पास HI था और उसका डिकम्पोजिशन आपने देखा, तो यहाँ पे आके वो बिल्कुल डिकम्पोज हो चुका है, तो यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट है। ध्यान रखना यहाँ पे कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब एक चीज यहां से हर साल बेटा नीट में 2000, ये कोई ग्राफ नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखिए ये कोई ग्राफ नहीं है, लेकिन इसको याद रखेंगे, केसी और क्यूसी के बीच का एक रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड क्यूसी। आज से क्या पता चलता है, इनके रिलेशनशिप से हमें यह पता चलता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी। फॉर एग्जांपल अगर केसी की वैल्यू बड़ी होती है किससे, क्यूसी से, अगर केसी की वैल्यू बड़ी होती है क्यूसी से, तो रिएक्शन क्या करती है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। कहां जाती है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। हमें यहां से ये पता चलता है कि अगर केसी बड़ा है क्यूसी से, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। और अगर क्यूसी केसी के बराबर हो जाए तो, अरे भाई क्यूसी है क्या चीज, अच्छा पहली बात सर एक चीज बता दीजिए कि क्यूसी है क्या चीज। देखिए सपोज आपके पास सारे के सारे गैसेस प्रोडक्ट हैं, ए गैस प्लस बी गैस गिव्स सी गैस प्लस डी गैस, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे बोलते हो, आप बोलते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, बोलते हैं कि किसी भी कंसंट्रेशन पे, बोलता है कि एट इक्विलिब्रियम टाइम, कि जब टाइम हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन आपका क्यूसी क्या होता है, क्यूसी भी यही होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये भी यही चीज है, लेकिन इट इज एट एनी गिवन टाइम, एट एनी गिवन टाइम, एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम पे अगर हम कंसंट्रेशन का रेशियो निकालते हैं तो वो क्यूसी ही होता है। इट इज बाय रिएक्शन कोशेंट, क्या है ये मेरा, ये रिएक्शन का कोशेंट होता है। ठीक है, किसी भी गिवन टाइम पे। हाँ अगर वो टाइम इक्विलिब्रियम टाइम ही निकल गया, इसका मतलब क्यूसी क्या बन चुका है, क्यूसी हमारा केसी बन चुका है। ठीक है, अगर क्यूसी बड़ा हो गया केसी से, तो केसी क्या करेगा, क्यूसी की तरफ जाना पसंद करेगा, और रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी, रिएक्शन मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये कोई ग्राफ नहीं था, स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए एक मैं आपको यहां पे एक सवाल देता हूं, बहुत ही बेहतरीन, मैंने अपने ऑफलाइन में जो हम पढ़ाते हैं उसमें यह सवाल दिया था, और बीच की एक डायरेक्शन, इसको मैंने क्या कर दिया था, इसको मैंने ब्लैंक कर दिया था, आई मेड दिस ब्लैंक, और मैंने इसमें लिख दिया था एक्स, एक्स। और बताइए कि एक्स क्या चीज है, क्या ये इक्विलिब्रियम का टाइम है, क्या एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन का टाइम है, वेदर इट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, या इनमें से कोई भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता, इट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। एक्चुअली है क्या, देखिए ये बेस्ड है आपका बेटा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पे। क्या था, देखिए बहुत ही सिंपल है कि अगर आप एक रिएक्शन करते हैं क्या, 2HI गैसेस, इसका डिकम्पोजिशन देखेंगे, इट विल बी H2 गैस प्लस I2 गैस। तो ठीक है, इसने इक्विलिब्रियम अटेन कर रखा है, देखिए मान लीजिए इसने इक्विलिब्रियम अटेन कर रखा है, हम इक्विलिब्रियम पे देख रहे हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन क्या है, इनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट है। फिर हमने क्या किया, हमने लगाया इस पे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, कैसे, हमने बोला है कि हमने इसमें ऐड किया है, क्या किया है, देखिए ध्यान दीजिए यहां पे लिखा है H2 एडेड, H2 एडेड, H2 एडेड का मतलब है कि मैंने इसमें H2 ऐड किया है। अगर मैंने इसमें H2 ऐड किया है तो रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन हल्का सा पीछे जाना स्टार्ट करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि मैंने यहां पे H2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया। क्या किया, मैंने यहां पे H2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया। देखो H2 अगर ऐड हुआ है तो क्या करेगा, रिएक्शन ने क्या किया, रिएक्शन में H2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुका है। अब ये क्या करना चाहेगी, रिएक्शन पीछे जाएगी और फिर से इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करेगी। तो रिएक्शन हल्की सी पीछे जाती है और इक्विलिब्रियम को रीस्टैब्लिश करती है, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए, जब तक ये ऐसा काम नहीं कर देती, जब तक ये रिवर्सिबल का जो टाइम है और इक्विलिब्रियम अटेनमेंट के टाइम पे है, तो उस टाइम पे बेटा हमारी जो रिएक्शन है इट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, यानी कि इतने टाइम पीरियड के लिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं रहती। क्या आपको ये बात समझ में आई, ठीक है, तो इतने टाइम पीरियड के लिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल ठीक है ये वाली बात, ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक। अच्छा
इस क्वेश्चन को अगर मुझे बहुत ही अच्छा करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, मैं बोल दूंगा देखो मैं t इक्वल्स टू 5 सेकंड से मैंने स्टार्ट किया था देखना, और मैं कहां तक देखता रहा, मैं t इक्वल्स टू 10 सेकंड तक देखता रहा। मैंने जब हाइड्रोजन ऐड किया था तो मैंने कब कहां पे ऐड किया, मैंने ये ऐड किया था t इक्वल्स टू कब, मैंने ये ऐड किया t इक्वल्स टू 5 सेकंड में ऐड किया, और मैंने नोटिस किया कि t इक्वल्स टू 7 सेकंड में इक्विलिब्रियम फिर से अटेन किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, बहुत ही देखो अब तो इजी हो गया क्योंकि मैंने बता दिया तो बहुत इजी हो गया है। फॉर व्हाट टाइम पीरियड, फॉर व्हाट टाइम पीरियड रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन कितने टाइम पीरियड के लिए इक्विलिब्रियम में नहीं थी। फॉर आपके ऑप्शन है 5 सेकंड के लिए, ऑप्शन बी 7 सेकंड के लिए, ऑप्शन सी 2 सेकंड के लिए, ऑप्शन डी ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम पे थी। तो बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फटाफट कर दो ताकि मुझे समझता है कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। इसी तरीके से देखिए आपको कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया, ऐसा क्वेश्चन आपने कभी देखा भी नहीं होगा, अभी अभी बनाया गया आपके लिए, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर से अपना सबसे पहला ग्राफ देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ है आपके पास एक पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl और मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl के बारे में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ही सिंपल ग्राफ है, येट इंपॉर्टेंट व्हाई, क्योंकि ये ग्राफ बेस्ड है किसके ऊपर, इट इज बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ, यानी कि हेनरी लॉ के ऊपर ये ग्राफ बेस्ड है। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ ये कहता है कि जो भी आपका पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस ए का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर। अगर आप ये एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो आपका एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, दैट इज KH। यानी कि अगर आप PA और काई ए के बीच में ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बना भी रखा है, किसके बीच में, PA और काई ए के बीच में, यहाँ पे HCl हमने गैसेस फॉर्म में लिया है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक ग्राफ हो गया। कमाल की बात यह है इस ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, इससे बताएगा कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, इस ग्राफ का जो बेटा जो स्लोप होगा वो आपको देगा हेनरीज कांस्टेंट, KH की वैल्यू इस ग्राफ का स्लोप आपको ये प्रोवाइड करेगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि 2024 में हेनरीज लॉ से एक सवाल आया था, तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि एग्जामिनर का ध्यान जा रहा है इस वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो आएगा तो कर लेंगे। डायरेक्ट ग्राफ बहुत ही सिंपल ग्राफ है, लेकिन बस ये याद रखना है कि जो उसका स्लोप है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो KH को रिप्रेजेंट कर रहा है। द स्लोप ऑफ द लाइन इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, दैट इज KH। आपको वैल्यू भी पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अच्छे से अगर ग्राफ की मार्किंग हो तो देखिए ये वैल्यूज को भी पूछा जा सकता है, यानी कि 500 की ये और इस तरीके से, यानी कि KH की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 500 अपॉन 0.010 के बराबर। ऑलराइट, कर लेंगे आप ऐसा ग्राफ अटेम्प्ट। चलिए सॉल्यूशन चैप्टर के बेटा कुछ और ग्राफ देखते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये आपने बहुत ही पॉपुलर ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है, एक पॉपुलर ग्राफ है। आपने क्या किया है, देखिए आपने एक बीकर लिया है, एक क्लोज कंटेनर लिया है, इनफैक्ट क्या लिया है, एक क्लोज कंटेनर आपने लिया है, और इसमें आपने दो तरीके के पार्टिकल्स रखे हैं, यानी कि दो आपने सॉल्यूशंस कुछ इस तरीके से रखे हैं। मान लेते हैं एक आपका ये हो गया ब्लू कलर का, और एक आप मान लीजिए ये आपका येलो कलर का पार्टिकल्स हो गया। आप किसी को भी ए मान लीजिए, किसी को भी बी मान लीजिए। सपोज ए आपका येलो वाला है और बी आपका ये ब्लू वाला हो गया। तो भाई इसका जब एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। यहाँ पे PA और PB क्या है, PA और PB है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B। यहाँ पे जो बेटा PA की वैल्यू होती है इट इज P नॉट A काई A के बराबर, और PB की वैल्यू होती है क्या, P नॉट B काई B के बराबर। वेयर P नॉट और P नॉट A और P नॉट B क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्योर मतलब मैक्सिमम प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपका प्योर कंपाउंड प्रेजेंट था, इट वाज मैक्सिमम प्रेशर जब आपके पास प्योर कंपाउंड प्रेजेंट था, व्हेन काई A वाज इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, P नॉट 1 है आपके पास और एक वैल्यू है आपके पास P नॉट 2। यहाँ पे आप ये लेके चलेंगे 1 और 2 आपके पास दो टाइप के इसमें कंपाउंड्स है, उनका मिक्सचर हमें दे रखा है। तो देखिए जब काई 1 की वैल्यू 1 थी, यानी कि सिर्फ काई 1 प्रेजेंट था, तो ये मैक्सिमम था प्योर का, फर्स्ट वाले कंपाउंड का प्योर ये वेपर प्रेशर है दैट इज P नॉट 1। और इसी तरीके से जब काई 2 की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो प्योर वाले का था P नॉट 2।
इनके बीच का जो प्रेशर है बेटा हमेशा क्या आएगा, पीटी इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 के बराबर। क्या, पीटी इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 के बराबर ऑलवेज। ये जो डॉटेड लाइन है वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ग्राफ में इसके बारे में लिखा गया है, कह रहा है द डैश लाइन 1 and 2 रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। क्या रिप्रेजेंट करती है, द डैश लाइन रिप्रेजेंट्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर को आपको रिप्रेजेंट करी जा रही है। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, अच्छा यहां पे नहीं लिखा है, ये लिखा है आपके स्टेटमेंट में। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इस ग्राफ के बगल में आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो एनसीईआरटी की काफी एक अच्छी लाइन लिखी गई है इसके बारे में। क्या वो लाइन बेटा, ये है वो लाइन, ये है एनसीईआरटी में लिखा गया है कि सपोज आपके पास ऐसा ग्राफ ऑब्टेन होता है तो आप इनकी वोलेटिलिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, इन दोनों में से ज्यादा वोलेटाइल कौन सा वाला सब्सटेंस है। चलिए आपको एक क्वेश्चन में दे रखता हूं, अगर आपको ये ग्राफ गिवन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप बेटा मुझे कमेंट करके क्वेश्चन का जवाब दीजिए, विच अमंग 1 and 2 which one is more volatile, which one is more volatile। देखते हैं कौन आप में से सही जवाब देता है। आई विल पिन दैट कमेंट, मैं वो कमेंट को पिन कर दूंगा। एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, आपको ऐसा ग्राफ दे देगा और बोल देगा बताइए कंपोनेंट नंबर 1 एंड कंपोनेंट नंबर 2 में से ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट कौन सा है, विच अमंग द फॉलोइंग 1 and 2 विच वन इज मोर वोलेटाइल। आपको कहां देखना है, फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ देख के बताना है। देखते हैं आप लोगों में से कौन इसका सही जवाब देता है। ठीक है, चलिए अगले ग्राफ के ऊपर बढ़ते हैं। एक बहुत ही सिंपल ग्राफ, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। हमें पता है कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी जो हमने हेनरीज कांस्टेंट देखा था, देखो क्या था, वेपर प्रेशर मान लीजिए ए है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अभी हमने यही ग्राफ तो देखा था, यही तो था HCl और उसका भी, वेपर प्रेशर ऑफ HCl और मोल फ्रैक्शन का। बस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर आपका प्योर कंपोनेंट प्रेजेंट है, क्या प्योर कंपोनेंट प्रेजेंट है, यानी कि काई ए की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो PA बिकम्स मैक्सिमम, यानी कि PA जो होता है इट टेंड्स टू बी P नॉट A। जब काई ए बेटा आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है, तो P इज इक्वल्स टू PA इक्वल्स टू P नॉट A, काई ए के बराबर ये आता है। और इसीलिए यहाँ पे ये गिवन है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंटरसेप्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको यहाँ पे x लिख के दे देगा और पूछेगा बताइए यह किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर आते हैं दो नए ग्राफ के ऊपर। आपको हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं, दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होते हैं आपके आइडियल सॉल्यूशंस और एक होते हैं आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं एक आपके आइडियल सॉल्यूशंस के, और उसमें भी हम क्या देख रहे हैं, देखो जो आइडियल सॉल्यूशन होगा उसमें हम देखेंगे पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। तो हम अभी आइडियल सॉल्यूशन में क्या देख रहे हैं, एक पॉजिटिव डिविएशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव डिविएशन देख रहे हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल जो लाइन थी, ये डैश लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने नॉर्मल तरीके से किस तरीके से देखना था, लेकिन अब हमारा जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आ रहा है ये ठीक से नहीं आया यहाँ पे, कोई बात नहीं हम कर देते हैं, ये कुछ आएगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको। ये होगा किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये आपको रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव डिविएशन को। क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव डिविएशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से, यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है नॉर्मल से तो इट इज पॉजिटिव डिविएशन, और ग्राफ अगर नॉर्मल से नीचे की तरफ जा रहा है तो इट इज नेगेटिव डिविएशन। तो क्या है, वो एक नेगेटिव डिविएशन है। ठीक है, यू विल रिमेंबर दिस, इस चीज को याद रख सकते हैं, काफी सिंपल है ग्राफिकली देखना पॉजिटिव डिविएशन को और नेगेटिव डिविएशन को। हाँ, आपको एक चीज बता दूं, देखिए यहाँ पे मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ ग्राफ का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो चीज पता क्या होनी चाहिए, देखिए मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव डिविएशन दिया है, तो मुझे बताइए अगर मैंने एक सॉल्यूशन, मैंने एक बीकर में, अगर मैंने बीकर क्यों, एक क्लोज कंटेनर ले लेते हैं, एक क्लोज कंटेनर ले लेते हैं, आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, तो आपके पास बेटा कुछ ए टाइप के इंटरेक्शंस होंगे, ए टाइप के इंटरेक्शंस होंगे, और पहले कुछ बी टाइप के इंटरेक्शंस भी होंगे, और इन दोनों से मिलकर हमारा सॉल्यूशन बना है जिसमें ए टाइप का इंटरेक्शंस होंगे। यही होगा, ऐसा ही होगा, ये सब काम कहाँ हो रहा है, ये सबके सब काम एक सॉल्यूशन में हो रहा है। तो मेरे पास ए टाइप का इंटरेक्शन था, बी टाइप, ये बी ए लिखा है बट बी टाइप का इंटरेक्शन था, यानी कि ये दोनों सॉल्यूट थे स्टार्टिंग में, फिर हमने इन्हें मिलाया तो सॉल्यूशन में आ गए, तो हमारा ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन हुआ। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि मेरा वेपर प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है। क्या,
मेरा वेपर प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है, यानी कि ए बी को मैं आसानी से तोड़ सकता हूं, यानी कि ए और बी इजीली ब्रेकेबल है, इसीलिए ये ऊपर नॉर्मल से मुझे ज्यादा दिखाई देंगे। इसका मतलब ए बी का जो बेटा इंटरैक्शन होगा वो बहुत लूज इंटरैक्शन होगा, वो एक वीक इंटरैक्शन होगा। किससे? ए और बीबी से, ए और बीबी से, यानी कि ए बी का इंटरैक्शन क्योंकि वीक है, ए बी का इंटरैक्शन क्योंकि वीक है तो हम उसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि वो इजीली ब्रेकेबल है तो हमें नॉर्मल से ज्यादा वेपर प्रेशर नजर आएगा। हमारा सॉल्यूशन किसकी तरफ जाएगा? एक पॉजिटिव डिविएशन की तरफ जाएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव डिविएशन। एग्जैक्टली ऑपोजिट इसका हो जाएगा आपका नेगेटिव डिविएशन भी। तो आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है? अगर इतनी बात समझ में आती है, चलिए अगला अगर आप देखते हैं वेपर प्रेशर फॉर व्हाट, आपको दिया है डेल्टा टीबी, यानी कि डेल्टा टीबी का, हाँ, फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का आपको एक ग्राफ दिया है। क्या आपको एलिवेशन का भी दिया है? अच्छा हाँ ठीक है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट का है और ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट का देना चाहिए। ये भी आपको डेल्टा टी, चलिए ठीक है, पहले इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट था, पहले आपके पास सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट था। अगर आपके पास सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट था तो उसका मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट 1 एटीएम पे आपका टीबी नॉट प्योर सॉल्वेंट। मान लो आपके पास सिर्फ पानी का एक कंटेनर है, ये एक पानी का कंटेनर है आपके पास और ये रहा वो, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ पानी का कंटेनर था, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा इसका प्योर वाले पानी का क्या आएगा, आपको यहाँ पे एक प्योर डेल्टा बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। जब आपका देखो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो गई, जब आपका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। 1 एटीएम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वेपर प्रेशर आपका जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बेटा रीच हो चुका है। क्या हो चुका है? आपका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो चुका है। तो डेल्टा टीबी नॉट आपका पहले एक क्या था? प्योर सॉल्वेंट का आपका बॉइलिंग पॉइंट था। फिर आपने क्या किया? आपने इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड किया। क्या किया? आपने इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड किया। जब भी आप सॉल्यूट ऐड करेंगे तो याद रखना आपका हमेशा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। क्या करता है? आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो आपने सॉल्यूशन, जब आपने सॉल्यूट ऐड किया तो आपका क्या बन गया? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज व्हाट? सॉल्यूशन। तो अब आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया? सॉल्यूशन का यहां पे इंक्रीज कर चुका है। क्या कर चुका है? इट इंक्रीजेस, तो वो इंक्रीज हो चुका है। तो ये इंक्रीज क्या है? पहले जो हमने वैल्यू ली थी इट वाज टीबी नॉट, अब जो वैल्यू है इट इज टीबी, ठीक है? तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? इन दोनों का डिफरेंस करा जाएगा डेल्टा टीबी के बराबर। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा टीबी के बराबर। तो ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है? आपको पता चल गया। हाँ, इसको हम डेल्टा टीबी को निकालते कैसे फॉर्मूला से, आपको याद रखना चाहिए कि डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम, वेयर m इज व्हाट? m इज मोलैलिटी। m आपकी मोलैलिटी है, kb आपका क्या है? आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है और I आपका वेंट ऑफ फैक्टर है। ये सारी चीजें आपको पता ही है, ठीक है? ठीक है, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। सही भाई, मेरी बात। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट का भी बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर केस है। क्या है? देखिए आपने एक प्योर सॉल्वेंट लिया, आपने एक प्योर सॉल्वेंट लिया और जहां पे वो फ्रीज होना स्टार्ट हुआ आपने बोला उस प्योर सॉल्वेंट का वो क्या आ गया? उसका वो फ्रीजिंग पॉइंट आ चुका है। ये रहा वो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है? ये रहा वो फ्रीजिंग पॉइंट। फिर जैसे ही आपने सल्यूट डाला, आपने जैसे ही सल्यूट डाला तो आपका जो रेडी हुआ वो एक सोल्यूशन रेडी हुआ। क्या रेडी हुआ? आपका एक सोल्यूशन रेडी हुआ और सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो पहले अगर सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब वो कम हो चुका है। सपोज अब वो -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ बढ़ चुका है, यानी कि और ज्यादा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में देखने को मिलेगा। तो जो नया आपका जो नया फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो एक डिफरेंस आया है किसमें? फ्रीजिंग पॉइंट में। दिस डिफरेंस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या? दिस डिफरेंस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा डेल्टा टीएफ से। किससे? डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको अगर मैं लिखूं तो डेल्टा टीएफ को मैं कैसे लिखता हूं? इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। यहां पर चीजें बिल्कुल लास्ट इक्वेशन की तरह ही बिल्कुल सेम है। I इज वेंट ऑफ फैक्टर, M इज मोलैलिटी और जो यहाँ पे KF है इट इज व्हाट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो ग्राफ बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को किस तरीके से दोनों ग्राफ कर रहे हैं? एब्सोल्युटली क्लियर है। चलिए अगर आपको ग्राफ क्लियर है अब हम देखते हैं कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ग्राफ्स।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा आपका एक ही ग्राफ है हमें दे रखा है, वो भी कंडक्टेंस वाले पार्ट से दे रखा है। क्या है ग्राफ, आइए ढंग से देखते हैं। देखिए ग्राफ है एक्चुअली एक इक्वेशन पे बेस, किस पे, कौन सा अगर इक्वेशन पे, दैट इज लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी पे डिपेंडेंट है ग्राफ। लेकिन ध्यान रखिए ये जो इक्वेशन है किसके लिए वैलिड होती है, ये बेटा वैलिड होती है किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। किसके लिए होती है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वेरी होती है। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो एक ये इक्वेशन को हम देखते हैं कुछ इस तरीके से। देखो अब देखो एक कमाल की बात यह है, इस ग्राफ में हमें क्या देखने को, इस ग्राफ में हमें क्या देखने को मिलता है। इस ग्राफ में हमें दोनों चीजों के लिए, चाहे मेरे पास देखो इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है, देखो ठीक से समझते हैं, एक हो सकता है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। अगर मुझे कंडक्टेंस देखनी है तो मैं कैसे देखता हूं, देखिए मैं देखता हूं ऐसे कि मान लीजिए मैं दोनों के लिए आपको सिमिलर केसेस बता रहा हूं, दोनों के लिए बिल्कुल सिमिलर केसेस बता रहा हूं। आप देखते हैं कैसे कि आपके पास मान लीजिए स्टार्टिंग में कुछ आयंस थे जो कि कंडक्शन के लिए पॉसिबल थे, कुछ इस तरीके से आपके पास आयंस थे। ये क्या कर रहे थे, ये आपको कंडक्टिविटी में हेल्प कर रहे थे। अब आपने क्या किया, देखो ये सपोज एक डायरेक्शन में जा रहे थे, एक डायरेक्शन में जा रहे थे, तो इससे मेरे को क्या मिल रही थी, मुझे बहुत अच्छी कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस मुझे बहुत अच्छी मिल रही थी। मैंने अब क्या किया, मैंने अब इनको किया डाइल्यूट। क्या किया, मैंने इनको किया डाइल्यूट। डाइल्यूट करने का मतलब होता है बेटा कंसंट्रेट, डाइल्यूशन मैंने इंक्रीज किया। डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब यह है कि मैंने इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज किया। क्या किया है, इनका कंसंट्रेशन मैंने डिक्रीज किया है। अब जब मैंने इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज किया तो मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है कि अब मेरे पास जो आयंस हैं वो कुछ बेटा इस तरीके से हैं। शायद मेरे पास एक या दो आयंस बचे होंगे। तो आपको क्या लगता है इनकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी कि कम होगी? देखिए इनकी कंडक्टेंस एक्चुअली बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस के पास अब क्या है, यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी इनकी इंक्रीज हुई है और इनका रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है, इनकी आयनिक मोबिलिटी भी, क्योंकि इनके रास्ते में अब कोई है नहीं ना। पहले देखो इतना सारा रेजिस्टेंस था, आयनिक मोबिलिटी भी कम होती, तो इनके पास अब क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इसका डिक्रीज हो चुका है तो इसकी आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो चाहे किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो, वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसकी डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी नहीं, क्या उसकी मोलर कंडक्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। क्या मोलर कंडक्टेंस हमेशा इंक्रीज होती है। अच्छा बाय द वे कंडक्टिविटी हमेशा क्या होती है, डिक्रीज ही होती है, क्योंकि वो पर सेंटीमीटर क्यूब पे डिपेंड करती है। पर सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि आयंस डिक्रीज कर रहे हैं तो आप देखिएगा इसमें आपका कापा जो है वो डिक्रीज करेगा, पर मोलर कंडक्टेंस जो है वो एक्चुअली इंक्रीज करेगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोनों के केस में आप जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहा है, आपकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज कर रही है। लेकिन कैसे इंक्रीज कर रही है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा इंक्रीजेस स्लाइटली। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आपके लिए एक ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए इट इंक्रीजेस स्लाइटली। और जो आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड आपका क्या है, एक वीक एसिड है, इसके लिए क्या करेगा, इट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। क्या, इट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। इस चीज का भी अच्छे से ध्यान रखें, बहुत ही बेहतरीन चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो एक ही ग्राफ आपको अच्छे से याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। अब आया फिजिकल केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, और इसके ग्राफ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। केमिकल काइनेटिक्स से ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास सबसे पहले जो ग्राफ आता है वो है रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा हम देखते हैं कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम इंस्टेंटेनियस निकालना चाह रहे हैं या एवरेज निकालना चाह रहे हैं। ध्यान रखिएगा बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो एवरेज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। आप ध्यान रखेंगे, देखो मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज में आप देखते हैं बिग चेंज। क्या देखते हैं, बिग चेंज, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे आप बड़ा चेंज देखेंगे। मान लीजिए ये है आपकी इनिशियल पोजीशन, ये है आपकी फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन पे आपकी कंसंट्रेशन थी R1, फाइनल पे थी R2, और टाइम T1 और T2 आप ले लीजिए। तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि एवरेज रेट कैसे बताएंगे, आप बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। प्लस माइनस हम देख लेंगे, इसके केस में माइनस ही रहेगा क्योंकि क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट की साइड का है तो नेगेटिव है।
अगर सॉरी रिएक्टेंट की साइड का है तो नेगेटिव है, प्रोडक्ट होता तो पॉजिटिव होता। लेकिन बात आई अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम पे देखना चाहें तो आप क्या देखते हैं भाई, अगर आप सपोज इस स्पेसिफिक टाइम पे आपसे कोई बोल दे कि बताइए एक स्पेसिफिक टाइम पे बता दीजिए कि कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत छोटा सा चेंज लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको किसी एक इंस्टेंटेनियस पे निकालना है तो आप बहुत छोटा सा चेंज लेते हैं। क्या लेते हैं, बहुत छोटा सा चेंज लेते हैं। यानी कि मैं अगर आपको इसे यहां पे दिखाऊं तो आपने ये चेंज लिया है, सोचिए ये चेंज लिया है आपने, कितना छोटा चेंज है और टाइम भी बहुत छोटा है। ये dt टाइम है, डेल्टा टी नहीं dt, यानी कि स्मॉल टाइम है। और ये क्या है, ये dr कंसंट्रेशन है, कितनी है, dr कंसंट्रेशन है। तो इंस्टेंटेनियस को बेटा आप क्या लिखते हो, माइनस dr/dt। और ये कैसे निकलता है, ये निकलता है थ्रू मेकिंग अ टेंजेंट टू द स्लोप। आप क्या बनाएंगे, यहां पे आप बनाएंगे एक टेंजेंट। क्या बनाएंगे, इंस्टेंटेनियस में आप क्या बनाते हैं, इसमें आप बनाते हैं टेंजेंट। तो आपको मिलता है स्लोप, आपको स्लोप मिल गया तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट मिल गया। ठीक है, तो ध्यान रखना दो ही चीजें अगर आपसे आप फाइंड कर सकते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज के लिए आपको क्या देखनी, इनिशियल और फाइनल एक बड़ा चेंज दिखेगा। इंस्टेंटेनियस में आपको सिर्फ एक डॉट देखना है, और डॉट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। आपको कैलकुलेट हो जाएगा फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलर काम आप किस में कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट साइड भी कर सकते हैं। बड़ा चेंज देखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, बिग चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा, आपको यहां से एवरेज मिलेगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको इंस्टेंटेनियस देखना है तो आपको सिर्फ एक डॉट के थ्रू क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू है ये वाली बात। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टाइम प्लॉट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए किसी भी रिएक्शन का अगर ऑर्डर हो, आपको अब केमिकल काइनेटिक्स में तो बस किसका, ग्राफ का ही काम है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मैं बात करूं अगर बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो कोई भी रिएक्शन किसी भी जीरो ऑर्डर की क्यों कहलाएगी, क्योंकि जो उसका रेट है वो किसके बराबर होगा, इट इज R इज इक्वल टू व्हाट, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट की पावर 0। यानी कि वो कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट पे डिपेंड ही नहीं करेगी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट पे डिपेंड ही नहीं करेगी। लेकिन आपने किसके बीच में दिया है, फॉर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अच्छा ठीक है, देखिए अभी आपने किसके बीच में ग्राफ बनाया, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया। अगर आप रेट और ए नॉट के बीच में ग्राफ बनाएंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन और ए नॉट के बीच में बनाएंगे, मैं यहां पे साइड में बना देता हूं, आप बेटा रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। यानी कि इस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन, किस पे, कंसंट्रेशन पे। लेकिन अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अच्छे से देखते हैं तो इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे आती है, इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कुछ ऐसे आती है, A इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी के बराबर। किसके बराबर, A इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। अब आप अगर A और T के बीच में बनाते हैं तो आपको एक डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ मिलना चाहिए। ये कुछ ग्राफ ऐसा होगा। आप इस ग्राफ को ऐसा भी बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट माइनस के टी के बराबर। तो ये आपकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। आप इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लगाएंगे तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो आपका आर, आपका जो इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा आपके आर नॉट के बराबर, और आपका जो स्लोप है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के बराबर। देखिए ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी ने यहाँ पे माइनस स्लोप की वैल्यू के दी है, यानी कि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दिस। ठीक है जी, कर लेंगे क्या ये ग्राफ, एब्सोल्युटली कर लेंगे। चलिए बात करते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आप कैसे देखेंगे, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले आप लिखेंगे कि आपका रेट किस पे डिपेंड करता है, ये रेट डिपेंड करता है आर इज इक्वल्स टू के इंटू ए नॉट की पावर 1 पे, इस तरीके से डिपेंड करता है। अगर मैं इसमें एक छोटा सा ग्राफ बना के देखूं रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, तो आपको समझ में आएगा कि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। ऐसा ग्राफ कहीं पे दे नहीं रखा है बट पता है कि बनेगा ऐसे ही। इसकी आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर की तो किसके बराबर आती है, इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं और हर एक फॉर्म से इसका हर एक सवाल बन सकता है। यानी कि सबसे पहले आपका जो फॉर्म है, इट इज ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, पहला फॉर्म इसका ये है। इसका बेटा दूसरा फॉर्म है क्या, एल एन ए इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट माइनस 1 अपॉन के टी, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस, अच्छा एक सेकेंड, माइनस 1 अपॉन क्यों, माइनस के टी लिख दीजिए, माइनस के टी लिख दीजिए सीधा। ठीक है, फिर देखिए अगर आप इसमें लॉग इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये इसके लिख सकते हैं लॉग ए इज इक्वल्स टू लॉग ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। और सबसे जो फेमस इक्वेशन है इसकी वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, क्या,
इट इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। ये इसकी प्रोबेबली सबसे फेमस इक्वेशन है। तो हर एक रिएक्शन में आप क्या कर सकते हैं, हर एक रिएक्शन से इसका ग्राफ बन सकता है। यानी कि सिंपल, अगर देखो, अगर आपको ए और टी के बीच में ही ग्राफ बनाना हो, यानी कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ही ग्राफ बनाना हो, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ही ग्राफ बनाना हो, तो कैसा होगा, एक डिक्रीजिंग ग्राफ है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसा ग्राफ एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर आपको याद रखना है। देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया है, अगर आप ln r और t के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो देखिए सेकंड वाले इक्वेशन के लिए ग्राफ बना रखा है ln a और t के बीच में। आपने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो आपका जो इंटरसेप्ट है किसके बराबर है, ln a नॉट या फिर r नॉट, सेम ही चीज है ये देखिए। और इसका स्लोप किसके बराबर है, k के बराबर है, यानी कि माइनस स्लोप किसके बराबर आ चुका है, k के बराबर आ चुका है। बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। सिमिलरली आप अगर थर्ड इक्वेशन पे जाएंगे तो आपको ग्राफ बिल्कुल सिमिलर मिलेगा, लेकिन अब आप ग्राफ किसके ऊपर बना रहे हैं, लॉग, अच्छा ये वाला बना रहे हैं आप लॉग ए नॉट अपॉन ए के साथ और टाइम के साथ आप ग्राफ बना रहे हैं। तो टाइम यहां आ जाएगा, तो आपका स्लोप बेटा किसके बराबर आया, स्लोप आया आपका k अपॉन 2.303 के बराबर। सिमिलरली अगर आप k के साथ भी बताते हैं तो स्लोप कितना आता, t अपॉन 2.303 आता। तो इनमें से कोई सी भी इक्वेशन का आपको ग्राफ पूछा जा सकता है, दो तो आपको एनसीईआरटी में ही गिवन है। मेरा मानना है कि आपको इस साल क्योंकि अरीनियस पूछा गया था, ग्राफिकल पूछा गया था, तो ये बहुत अच्छे से देखना है, ये वाला ग्राफ बहुत अच्छे से नोट करेंगे, बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी इसके आने की। ठीक है जी, आगे बढ़े चलिए। अच्छा आपको एक चीज और बताऊं, अभी हमने हाफ लाइफ वाले ग्राफ्स नहीं पढ़े हैं आगे, और है भी नहीं, नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है जो नहीं दिया है एनसीईआरटी में, कोई बात नहीं, हमने तो करना ही है। हाफ लाइफ के बेटा इंपॉर्टेंट है, क्या है, हाफ लाइफ के ग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही सिंपल है हाफ लाइफ के ग्राफ्स। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप बोल सकते हैं कि आप सिर्फ इतना याद रखिए, जो टी हाफ होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर n-1। तो फॉर अगर आप जीरो ऑर्डर निकालेंगे तो n की वैल्यू हो गई 0 एंड ए नॉट की पावर -1। फॉर जीरो ऑर्डर टी हाफ का जो ग्राफ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, ए नॉट के लिए। जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर होगा वो टी हाफ का जो ग्राफ होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट आता है, क्या, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। और अगर आप सेकंड ऑर्डर हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी अगर देखेंगे तो सेकंड ऑर्डर के लिए आप देखेंगे बेटा टी हाफ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। ग्राफ कुछ इनवर्स वाला ग्राफ आना चाहिए। तो आई होप आप ये तीनों ग्राफ ही इजिली बना सकते हैं, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अगला देखिए आपके पास एक ऑर्डर है। मैंने आपको बोला था कि मैं केमिकल काइनेटिक्स में, जब हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये देखा था, हम क्या देखना चाह रहे हैं इसमें। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, टू इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए पहले ये ग्राफ देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ देख रहे हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक के देख रहे हैं, इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी कम होनी चाहिए, सॉरी प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए रिएक्टेंट से। तो ये आपकी देखो रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी है, और इनके एनर्जी का डिफरेंस ये रहा डेल्टा एच। ठीक है, तो चाहे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाइए चाहे आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाइए, आपको ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना ही पड़ेगा। यानी कि ए को मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए कि वो बी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो एनर्जी बैरियर है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जो एनर्जी यूज होती है इसमें, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। ध्यान रखिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में देखना चाहूं तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए मेरी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, मेरी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो जाएगी। एनसीईआरटी में पूरा नहीं लिखा है लेकिन हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि दिस इज माय एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ये भी मैंने लिख लिया है। इट इज ऑल्सो एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम यहां से यहां जाना चाहते हैं तो इट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। रखेंगे ध्यान इतनी बात। अच्छा, जो टोटल एनर्जी होती है, अगर मैं यहां से यहां तक देखूं, यानी कि यहां से यहां तक देखूं, इस टोटल एनर्जी बैरियर को क्या कहा जाता है, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी। जो टोटल एनर्जी होगी ये क्या कहलाएगी, ये कहलाती है बेटा आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ईटी लिख देता हूं, ये आपकी है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस चीज को भी अच्छे से याद रखेंगे आप। ठीक है, अगर देखो ये तो एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ हो गया। अगर मुझे एंडोथर्मिक के लिए बनाना हो तो मैं कैसे कराऊंगा, मैं देखो इसको कैसे करूंगा, मैं बनाऊंगा एक ग्राफ कुछ ऐसा, और पहले देखिए एंडोथर्मिक का बना दीजिए। यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए अब रिएक्टेंट से, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। इस केस में दिस विल बी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस विल बी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ये रही।
ये रही आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। डेल्टा एच बेटा क्या है, ये है आपका डेल्टा एच, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ये रहा आपकी डेल्टा एच की वैल्यू। और अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे तो कितनी आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो कुछ होगी इस तरीके से, ये रही एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको एक्सो का एनसीईआरटी में दिया है, एंडो का मैंने बना के दे दिया, दिस इज फॉर एंडो। ठीक है, आई होप अब आप दोनों टाइप के ग्राफ को टैकल कर सकते हैं। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग एनर्जीज अमंग गैसियस मॉलिक्यूल्स। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप कभी भी कोई भी आप एक रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये हम गैसियस स्टेट में पढ़ाते थे, अब गैसियस स्टेट चैप्टर नहीं है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्या आपका इसमें जो भी आपके जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे आती है, बीच में बिल्कुल, यानी कि जो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी आपको जो मिलती है उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इसका सिग्निफिकेंस एक्चुअली थोड़ा सा नीचे है। देखिए आप जब भी क्या करेंगे, आपको एक टेम्परेचर जब भी आप एलिवेट करते हैं, आपको एक चीज है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्रीज राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 2 to 3 टाइम्स, रिएक्शन 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। दिस 2 और 3 इज नोन एज रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा हो क्यों रहा है, देखिए जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्चुअली कोई जब रिएक्शन हो रही है ना, तो क्यों हो रही है, क्योंकि आपके इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो आपकी मोस्ट ये जो काइनेटिक एनर्जी है ज्यादा फ्रैक्शन की, वो इंक्रीज करती है। क्या करती है, वो इंक्रीज करती है। और आपका जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, कोलिजन्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो कोलिजन्स हैं वो भी इंक्रीज करते हैं। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, तभी आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको मार्क कर दीजिए, जिसे सुपर इंपॉर्टेंट ग्राफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपने पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे देखिए, ये रहा पहले टेम्परेचर, ये इस तरीके से जा रहा था, ये क्या दिखा रहा है, काइनेटिक एनर्जी को दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है तो सिर्फ पहले इतने मॉलिक्यूल्स थे, देखो जो ब्लैक रीजन में है, पहले सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, रिएक्शन को में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ग्राफ देखिए किस तरीके से शिफ्ट हो चुका है, ये दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो चुका है, इस तरीके से ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो चुका है। अब जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलिजन्स करना चाहते हैं वो देखिए इंक्रीज हो चुके हैं, ये मैं शेडेड रीजन से इसे मार्क कर रहा हूं, अब ये इंक्रीज हो चुके हैं। और इनके वजह से ही क्या हो रहा है, इनके वजह से ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, इनकी वजह से ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इस चीज को भी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। क्यों, बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट एट T+10 इट इंक्रीजेस, वो जो फ्रैक्शन है नंबर ऑफ कोलिजन्स वो इंक्रीज कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किस चीज को शो करता है, दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ये शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए फिर देखिए बेटा, आपके पास एलन के, आपके पास अरेनियस, ये जो ग्राफ है आपसे पूछा गया था नीट 2024 में। कब, नीट 2024 में ये आपसे ग्राफ पूछा गया था। इनफैक्ट उससे पहले भी पूछा गया, किसके ऊपर बेस्ड है, अरेनियस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। देखिए अरेनियस इक्वेशन बोलती है जो k है इट इज इक्वल्स टू a इंटू e की पावर माइनस EA बाय RT। यानी कि बेटा आप, वो सीधा सीधा बोलता है, जैसे आप k की वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे आप t की वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपका k इंक्रीज करता है। और कैसे इंक्रीज करता है, देखिए अगर आप नॉर्मल k और t को बढ़ाएंगे तो ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियल है, कुछ इस तरीके से, ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये। ठीक है, तो पहला ग्राफ तो मैंने आपको ये बताया कि ऐसा ग्राफ पूछ सकता है। अगर नहीं पूछेगा तो इसके और फॉर्म्स भी हैं। इसका सेकंड फॉर्म क्या है, इसका सेकंड फॉर्म कुछ ऐसे आप लिखेंगे इसे, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस EA बाय RT। यानी कि आप ln k और 1/t के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो आपको इंटरसेप्ट क्या मिलना चाहिए, ln a, जो कि एक्चुअली ये ग्राफ है इस टाइम पे, और स्लोप की वैल्यू होनी चाहिए माइनस EA बाय R के बराबर। लेकिन आप यहां पे नहीं रुकेंगे इस ग्राफ में, आप क्या करेंगे, आप इसकी तीसरी इक्वेशन भी बेटा पॉसिबल है। क्या इक्वेशन पॉसिबल है, इट इज log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 R। इस तरीके से ग्राफ ये
पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप इस सिमिलर इस ग्राफ में अगर आप अगर इस ग्राफ को log k वर्सेस 1/t बनाएंगे तो आपको कैसा नजर आएगा ग्राफ? कुछ ऐसा ही नजर आएगा ग्राफ, कुछ ऐसा ही नजर आएगा, बस इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू जो होगी इट विल बी इक्वल्स टू log a और स्लोप की वैल्यू होगी बेटा कितना? -EA/2.303 r के बराबर। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दिस, एग्जामिनेशन में इस बार ये पूछा गया था, हो सकता है इस बार ये या फिर ये पूछ ले, बिल्कुल इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए कैटलिस्ट क्या करता है? देखिए कैटलिस्ट जो होता है आपका वो बिल्कुल सही बात है कि रिएक्शन को मॉडिफाई करता है, ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करता है? रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। लेकिन रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ाता है? वो एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। आपका जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट पाथ टू द रिएक्शन। तो उससे रिएक्शन को क्या करता है? वो फास्ट कर देता है। ऑल्टरनेट पाथ का मतलब है बेटा यहां पे कैसे कर रहा है? ये एक्टिवेशन एनर्जी को एक्चुअली डिक्रीज करता है। क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। अगर कोई कैटलिस्ट ऐसा है जो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर दे या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर दे, तो वहां पर वो कैटलिस्ट नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है? वो एक इनहिबिटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक इनहिबिटर कहलाता है। ठीक है, इस वाले ग्राफ में देखिए, पहले आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो कुछ इस तरीके से थी, एक्टिवेशन एनर्जी। मान लीजिए इट इज EU मान लेते हैं। EU का मतलब E अनकैटलाइज्ड। ठीक है, फिर जो एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिखी है वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि E कैटलाइज्ड, दिस इज E कैटलाइज्ड। तो कैटलिस्ट ने क्या किया? इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है। ठीक है, समझ में आई आपको ये वाली बात? देखिए आप इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर टफ बनता है आपका क्वेश्चन तो आप देखो कंपेयर कैसे करोगे। आप बोलोगे कि log, पहले आपने देखा log k1 इज इक्वल्स टू log a माइनस EA/RT1। सेम टेम्परेचर मानते हैं तो RT हो गया। अब यहाँ पे जो EA है वो EA नहीं है, मैं मानता हूं कि वो E अनकैटलाइज्ड है, EU मान लेते हैं अनकैटलाइज्ड। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि log k2 कि log a तो सेम है माइनस E कैटलाइज्ड माइनस RT। ठीक है, आप लिखिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किसके बराबर आएगी? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 बराबर आएगी बेटा log k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन RT, तो कॉमन आ गया, 1 अपॉन RT कॉमन हो जाएगा। इट विल बी इक्वल्स टू माइनस EC माइनस ऑफ माइनस EU, यानी कि इट विल बी इक्वल्स टू EU माइनस EC। तो इस तरीके का आंसर आपका आना चाहिए। अच्छा ठीक है, इसमें एक चीज देखिए 2.303 नहीं लिखा है मैंने, तो इसको ऐड कर दीजिएगा 2.303 अच्छा न्नीचे लिख देते हैं इंटू 2.303। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इक्वेशन आपकी आती है। तो ये आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी हेल्प कर जाएगा। ठीक है जी, चलिए आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि किसी भी इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए आपको क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो उसका एक ग्राफिकली, कोई ग्राफ नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि ग्राफिकली कैसे देखेंगे। अगर आपको एक रिएक्शन करनी है जहां पे आपको क्या मिथाइल ब्रोमाइड से मिथेनॉल बनाना है तो OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। अब देखिए OH माइनस अगर सेम साइड से अटैक करता है तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। ये एग्जांपल है आपका एक इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन का। लेकिन अगर ये बेटा इस तरीके से एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाता है तो आपका बनता है एक प्रोडक्ट। तो चलिए मुझे आप एक काम कीजिए, यहाँ पे बताइए क्या ये एक SN1 या फिर एक SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है? क्या ये आपको क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये एक SN1 रिएक्शन है या फिर एक SN2 रिएक्शन? जल्दी देखते हैं कौन बताता है। और फटाफट कम से कम भाई ह्यूज क्वांटिटी में कमेंट किया करो। इससे क्या होता है आपको दूसरों को भी पता चलता है कि दूसरे कैसे आंसर कर रहे हैं, उनका क्या सोचने का तरीका है। ठीक है, इससे ये भी पता चलता है और फिर मोटिवेशन तो है ही है। अब हमारे पास आखिरी चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं। D&F ब्लॉक में कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आपको दिए हैं, वो ट्रेंड से रिलेटेड है। पहला ही ग्राफ है देखिए किसका? मेल्टिंग पॉइंट का। देखिए ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको बताता हूं। देखो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बेटा? आपको अगर मैं फटाफट से बताऊं तो मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली इंटरैक्शंस पे डिपेंड करता है। किस पे? मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन इंटरैक्शंस। यानी कि यहाँ पे जो डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मेटल्स हैं, इसमें होती है मेटालिक बॉन्डिंग। किसमें होती है? इनमें होती है मेटालिक बॉन्डिंग।
मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक बॉन्डिंग कैसे होती है, जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें मेटालिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी। यानी कि बेटा अगर आपके पास D1 है तो मेटालिक बॉन्डिंग कुछ ऐसे हुई, यानी कि इसके पास कितने हो सकते थे, D2 में कुछ ऐसे हुई कि 1 2 ऐसे ऐसे। D3 में देखिए कैसे होगा, D3 में होगा कुछ इस तरीके से 1 2 3 ऐसे प्रेजेंट होगा, और D4 में होगा कुछ ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4। इसी तरीके से D5 में कैसे होगा, देखिए D5 में होगा कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं फिर से D6 की कि D6 कैसा होना चाहिए। अब मैं करूंगा इसे डुप्लीकेट, तो देखिए ये है आपका D6 मान लेते हैं कि सपोज दिस इज योर D6। इसका कलर चेंज कर दें, कलर, ठीक है, ये हो गया आपका D6। तो देखिए D6 में क्या है, इसमें D6 ऐसे करेंगे और अब आपके पास अनपेड कितने बचे, आपको 4 बचे। तो अनपेड की बात करूं, देखो इसमें 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और फिर 5 है, और फिर क्या हो गया, फिर 4 हो गए। इसी तरीके से D7 में अब 3 2 1, और D10 में कितने हो जाएंगे, D10 में 0 हो जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उतनी अच्छी बॉन्डिंग। तो आप कैसा ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑर्डर बेटा आप कुछ एक्सपेक्ट इस तरीके से करेंगे क्या कि देखिए D1 में इंक्रीज हो रहा है D5 तक जाएगा, और D5 में क्या रहेगा, D5 में मैक्सिमम रहेगी आपकी मेटालिक बॉन्डिंग, और फिर इस तरीके से ग्राफ स्लोप डाउन करना चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आप देखेंगे ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन लगभग ऐसा हो रहा था, लगभग ऐसा हो ही रहा था, देखो ऐसा हो ही रहा था। 3D की बात करें तो ऐसा ही हो रहा है। धोखा किसने दिया, धोखा दिया इसने, मैंगनीज ने। तो बात ऐसी कि मैंगनीज ने धोखा सर क्यों दिया, ये मैंगनीज एकदम से ड्रॉप क्यों हो गया, इसको तो टॉप में होना चाहिए, ये सबसे कम क्यों हो चुका है, ऐसा क्यों है। इसका रीजन है कि देखिए मेटालिक बॉन्डिंग, पहली बात कोई भी बॉन्डिंग हो, चाहे मेटालिक बॉन्डिंग हो या फिर कोई भी कोवेलेंट बॉन्डिंग वो हो क्यों रही है, वो हो रही थी स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए हो रही थी, वो हो रही थी स्टेबिलिटी के लिए। और मैंगनीज तो बेटा D5 कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज ऑलरेडी वेरी स्टेबल। D5 तो वैसे ही पहले से स्टेबल था, तो क्योंकि ये फिर क्या करता है, फिर ये मेटालिक बॉन्डिंग में पार्ट लेता ही नहीं है, क्योंकि जब बॉन्डिंग स्टेबिलिटी के लिए हो रही है, इसके बाद स्टेबिलिटी पहले से है, तो मेटालिक बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसलिए आप इसे मार्क कर देंगे कि मैंगनीज का ऐसा बिहेवियर हमें क्यों देखने को मिलता है। इसी तरीके से हमें टेक्टिनियम, यानी कि मैंगनीज के नीचे ही आता है टिटेनियम, उसका भी सिमिलर बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। तो इन दोनों ग्राफ को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, किसके ग्राफ हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट के ग्राफ हैं। सिमिलर सिचुएशन बेटा हमको मिलती है किसमें, हमें मिलती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में भी। यानी कि अगर आप बोलो, अगर मैं एटोमाइजेशन की बात करूं तो एटोमाइजेशन का क्या मतलब है, देखिए एटोमाइजेशन का मतलब ये है कि आपको मेटालिक इंटरैक्शंस को तोड़ना है। आपके पास कुछ, मान लो कुछ मेटल है, कुछ एक्स नाम का मेटल है, तो आपको इन इंटरैक्शंस को तोड़ना है और इनको गैसेस स्टेट में लेके जाना है। तो अल्टीमेटली बात आई कि आपको क्या तोड़ना है, आपको मेटालिक इंटरैक्शन तोड़ना है। तो फिर से वही बात कि जितना ज्यादा मेटालिक इंटरैक्शन होगा उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी। तो एंथैल्पी तो हमने कैसे, तो हम क्या ग्राफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम ग्राफ तो अभी भी यही एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन हमें पता है, अब हम जान चुके हैं इस बात को कि ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमें एक ड्रॉप देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मेटालिक बॉन्डिंग मिलती ही नहीं है इतनी अच्छी। तो ग्राफ कुछ ऐसा आना, ऐसा नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसा आना चाहिए। आइए देखते हैं क्या ऐसा आ रहा है। एब्सोल्युटली ग्राफ ऐसा ही आ रहा है। ये 3D का है, ये 4D का है, ये ऊपर 5D का है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये इस बार ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है। अच्छा, 4D और 5D का ऐसा क्यों आ रहा है, देखिए जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है या फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, सिर्फ इंटरेक्शंस पे वेरी नहीं करता। एक और चीज है इसमें कि कितना भारी आपका एलिमेंट है इनका, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट भी तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो भारी होगा उसको मेल्ट करना भी डिफिकल्ट होता रहता है। तो इस चीज का भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आपको मेल्टिंग पॉइंट आ गया, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आ चुका है। ठीक है जी, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे, ये तो पूरा डी ब्लॉक ही अब लगता है स्टार्ट हो गया है। देखिए आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, डी अलोंग द पीरियड, हमें पता है कि एटॉमिक साइज का हम ट्रेंड देखने जा रहे हैं। हमें पता है एटॉमिक रेडियस के जो हमने ट्रेंड देखे हैं, हमने आज भी देखे ग्राफिकली कि अलोंग द पीरियड क्या करते हैं, अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है। यानी कि डिक्रीज तो करना चाहिए था, ये बात बिल्कुल ठीक है। और आप देखेंगे कि मैंगनीज आयरन तक ग्राफ डिक्रीज भी कर रहा है। क्या कर रहा है, यहां तक ग्राफ डिक्रीज भी कर रहा है। लेकिन हमारे पास बेटा एक सिचुएशन है, कौन सी, फीकोनी वाली, आयरन कोबाल्ट और निकल वाली जो सिचुएशन है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। क्यों, यहाँ पे तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसके बाद एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आइए देखते हैं इसका रीजन। देखिए इसका रीजन कुछ ऐसा बेटे कि आपको अगर मैं एक एटम बना के देखूं डी ऑर्बिटल का, तो मान लो ये 3D है, क्या है, ये 3D है। तो यहाँ पे प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है।
तो देखो पहले आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, अच्छी बात है, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, तो अंदर का प्रोटॉन का नंबर भी तो इंक्रीज हो रहा है। तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है। तो D6 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे चीजें ठीक चल रही है, यानी कि Z इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कहां तक, लेकिन यहां तक आयरन तक ये इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही बेटा आप D6 पे पहुंचते हो, यानी D6 में पहुंच गए कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही आप D7 में पहुंचते हो तो एक चीज अब होना और स्टार्ट हो चुकी है। वो क्या चीज है, आपके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होना स्टार्ट हो चुके हैं। क्या, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं, वो चाहते हैं कि आपका साइज इंक्रीज हो जाए, यानी D6 के बाद आपके पास जो इन चीजें आ रही है वो क्या है, वो है आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। और जैसे ही आप D10 या फिर D9 तक जाते हो तो सिचुएशन तो बहुत खराब हो चुकी है, आपको बहुत ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। और ऐसा टाइम आता है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर देते हैं किसको, Z इफेक्टिव को, और आपका साइज इंक्रीज हो जाता है। यानी कि दो इफेक्ट लग रहे हैं साइमल्टेनियसली। वो क्या क्या है, वो इफेक्ट है बेटा आपके पास क्या क्या, एक इफेक्ट है आपके पास Z इफेक्टिव, और दूसरा है जो कि डोमिनेट कर रहा है, फर्स्ट हाफ में डोमिनेट कर रहा है Z इफेक्टिव किसको, ये डोमिनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को। तो इसलिए आपका क्या हो रहा है, आपका साइज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी आती है जब Z इफेक्टिव को बराबर टक्कर मिल रही है किससे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से, और हमारा साइज क्या हो रहा है, हमारा साइज बिल्कुल हमें सेम देखने को मिल रहा है, यानी कि सिमिलर साइज इन तीनों में देखने को मिलता है। हमारे पास फिर फाइनली ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमारा जो Z इफेक्टिव है उसको डोमिनेट कर देते हैं हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस डोमिनेट कर देते हैं, और हमारा जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये वाला, ठीक है। समझ में आया आपको रेडियस का ग्राफ कैसा है। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं। हाँ, अगला ग्राफ है बेटा आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का। इसमें आपको देखो, मुझे थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए, हमें पता है टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि कोबाल्ट और निकल में जो हम ऑब्जर्व करना चाहते थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैसा नहीं आता है। मैं आपको सीधा सीधा इसका रीजन बता देता हूं। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी पे, हाइड्रेशन एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, इन चीजों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कॉपर और निकल में क्या होता है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है। क्या होती है, नॉर्मल से ज्यादा हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है। इसलिए जो ऑब्जर्व्ड ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वो आपको सिमिलर नहीं दिखता है, कुछ इसमें वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका यही रीजन है क्या, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। फिर फाइनली हम अपने आखिरी ग्राफ में पहुंचते हैं, पूरे की पूरी सीरीज का, पूरे के पूरे सेशन का आपका आखिरी ग्राफ, जो कि है क्या है ये है आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। किसका ग्राफ है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है, ये कहता है कि जैसे जैसे आप लेंथेनाइड में आगे बढ़ते रहते हैं आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज करता रहता है, जो कि करना भी चाहिए था। क्यों, क्योंकि आपका Z इफेक्टिव क्या होता है, Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है। Z इफेक्टिव क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि आपका बेटा Z की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। Z इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है क्या, देखिए Z इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, Z इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है Z माइनस सिग्मा। तो Z की वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है, सिग्मा जो आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो कम होता रह रहा है, f ऑर्बिटल में सिग्मा की वैल्यू कम होती रहती है। तो क्योंकि Z कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, f ऑर्बिटल की शील्डिंग पुअर है, तो आपका साइज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता रहता है, ठीक है। याद रखेंगे कि आप इस बात को बिल्कुल याद रखना है। इसमें देखो आपको कुछ चीजें टुकड़ों में मिलेंगी। टुकड़ों में मिलने का मतलब क्या है, देखो जैसे ये आपको मिला सीरियम 4+ और Pr4+, ठीक है, आपको सीरियम और प्रोमीथियम को दिखेगा कि इसका साइज कम है। देखो ये जो सारे के सारे साइजेस हैं ये आयनिक रेडियस हैं, किसके आयनिक रेडियस हैं, क्योंकि जो आपके लेंथेनाइड्स हैं, सारे के सारे लेंथेनाइड्स हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। किसको, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ये शो करते हैं। लेकिन ये +4 वालों का साइज तो और छोटा होगा ना, +4 वालों का साइज तो और छोटा होगा, तो लिखा है तो साइज ये छोटा है। इसमें ये भी शो करना चाहते हैं, हमें इस ग्राफ से ये भी पता चलता है कि सीरियम और प्रोमीथियम क्या करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, और Tb भी शो करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो। इसमें एक चीज और है, Tm और Yb ये दोनों क्या करते हैं, 2+ ऑक्सीडेशन को शो करते हैं, और ऊपर एक और होगा, हाँ, समारियम और यूरोपियम भी हमारे 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं।
यानी कि क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लैंथेनाइड्स में मिलती है, हमें मिलती है 3 इज द मोस्ट कॉमन, जो कि आपको दिख ही रही है, बाकी आपको 2 और 4 भी मिलती ही मिलती है। ठीक है, इस बात का अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ बेटा आपके सारे ग्राफ हम डिस्कस कर चुके हैं। बताइए क्या आपको ये पढ़ के मजा आया? क्या आपको कुछ कुछ नया पता चला आज के, अरे ऐसा भी होता है? क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा ये सेशन? सिर्फ ग्राफ पढ़ के बेटा आप मतलब, अगर आपको ग्राफ और उसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो 12 से 16 मार्क्स आप एक्सपेक्ट, 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्राफिकली। यानी कि जरूरी नहीं है कि ग्राफ एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए, बिल्कुल भी जरूर हो सकता है एक भी ग्राफ ना पूछा जाए, लेकिन ग्राफ की जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। ऐसा मत सोचिए कि हम जिन्हें ग्राफ पढ़े हैं इनमें से एक ग्राफ एग्जाम में आ जाएगा या फिर 4 ग्राफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो आपने इन्फॉर्मेशन गेन की है, जैसे कि इसमें हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गेन की है, उस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप उसे ध्यान में रखेंगे। कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपका 4 डेज चैलेंज कैसा चल रहा है वो भी कमेंट करके बताइए। क्या आपको आगे ऐसे चैलेंजेस और चाहिए? आपके सजेशन भी मुझे चाहिए कि बताइए, और हम बेटर तरीके से आपकी तैयारी में कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप दिस वाज अ गुड सेशन फॉर यू गाइस। थैंक यू।